अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट हॉलमार्क देखा था कैंसर का, जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी थी, यानी कि ऑन्कोजीन्स प्रोड्यूस हुए थे। म्यूटेशन की वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए थे और उसकी वजह से सेल की डिवीजन बड़ी अनकंट्रोल्ड हो रही थी और ट्यूमर्स बन रहे थे। अब ये सेकंड हॉलमार्क है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल है उसके लिए इनसेंसिटिविटी हो जाती है। ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स क्या हो गई, मतलब हम हर सेल में कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, वो ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जिनका काम होता है सेल की प्रोलिफरेशन पे ब्रेक्स लगाना, यानी सेल की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा ना शुरू हो जाए, ट्यूमर्स ना बन जाए, उसको रोक के रखना, उसको सेंस करते रहना, ये उन प्रोटीन्स का काम होता है। तो जब ऐसी प्रोटीन्स में म्यूटेशन आ जाती है तो अपना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होती है, सेल प्रोलिफरेशन होती है और ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने पीछे कैंसर जीन्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं, हमारे पास जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ना, वो होते हैं दो तरह के। हमने देखा था उस पॉइंट में, कैंसर जीन वाले पॉइंट में, कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं दो तरह के। एक उनमें से होते हैं जी गवर्नर्स, ठीक है, और एक हमने कहा था कि उनमें होते हैं गार्डियंस। जो गवर्नर्स होते हैं, इनका काम था सेल प्रोलिफरेशन को ब्रेक्स लगाना, यानी जब सेल प्रोलिफरेट बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर देता था तो तब उसको ये ब्रेक लगाते थे कि भाई ट्यूमर ना बना देना कहीं। और जो गार्डियंस थे ये करते थे सेंस कि सेल डैमेज, डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं आ गया, डीएनए में कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास होते थे दो तरह के ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब या तो इन जीन्स में म्यूटेशन आ गई जिसकी वजह से ये हुआ, अच्छा, तो या तो इनमें म्यूटेशन आ गई। अब इनकी एक प्रोटोटाइप होती है बड़ी, जिसका नाम होता है आरबी। ये एक गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर जीन है, और ये प्रोटोटाइप है इन जीन्स की। और गार्डियन में हम TP53 पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ एक एक प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे इनमें से, और इनमें से किसी एक में या इसमें जब म्यूटेशन आएगी या जब इसमें म्यूटेशन आएगी तो तब ये जो इनहिबिटरी सिग्नल्स थे जो इन्होंने रोकना था सेल डिवीजन को, ये नहीं रोक पाएंगे, और फिर क्या होगा कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी। ये नॉर्मली मैकेनिज्म है सेकेंड हॉलमार्क जो हम कैंसर का पढ़ने लगे हैं उसका। अब सेकंड चीज़ देखें आप लोग कि जो आरबी है इसका मतलब है रेटिनोब्लास्टोमा। तो जब आरबी में म्यूटेशन आती है तो हमारे पास क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। ठीक है, अब आरबी के ना दो अलील्स में म्यूटेशन आना ज़रूरी है, इसके दो अलील्स में म्यूटेशन आना ज़रूरी है, फिर हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा होगा। अब ये जो दो अलील्स में म्यूटेशन आती है इसकी दो टाइप्स हैं, या तो ये फेमिलियल टाइप की म्यूटेशन आती है या स्पोरेडिक। अब फेमिलियल में क्या होता है हमारे पास, फेमिलियल में ये होता है, अच्छा, फेमिलियल में ये होता है कि एक जो म्यूटेशन है वो इनहेरिटेड होती है, मतलब एक म्यूटेशन इनहेरिट हुई है, ठीक है, एक म्यूटेशन इनहेरिटेड है, और जो दूसरी म्यूटेशन है वो सोमैटिक है, वो लाइफ में आई है, मतलब बर्थ के टाइमिंग्स पर नहीं थी और बाद में आई है। और ये जो इनहेरिटेड है ये तो बर्थ जब हुई है, चिल्ड्रन जो बच्चा जो है उसी में मौजूद थी, ठीक है, जब पैदा हुआ तभी उसके अलील में थी, और ये बाद में आई है। ये म्यूटेशन इनहेरिटेड है, ये सोमैटिक है, तो तब दो म्यूटेशंस पूरी हो गई, अब उसको रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका इनहेरिटेड जो है पैटर्न क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ एक जीन इनहेरिट किया और देखो इसको रेटिनोब्लास्टोमा हो गया। चाहे म्यूटेशंस दो ही हुई हैं लेकिन इनहेरिट तो एक ही किया था ना, दूसरी तो बाद में हुई है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है इसका। अच्छा, अब ये हो गया फेमिलियल केस। अब अगर हम बात करें स्पोरेडिक केस की, तो स्पोरेडिक केस में क्या होता है, स्पोरेडिक म्यूटेशंस में कि दोनों की दोनों म्यूटेशन सोमैटिक होती हैं, उसमें इनहेरिट कोई भी नहीं होती, दोनों की दोनों म्यूटेशन सोमैटिक होती हैं। तो अब रेटिनोब्लास्टोमा इस केस में भी होगा, रेटिनोब्लास्टोमा इस केस में भी होगा। ठीक हो गया। अब हम आरबी जीन का नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं, और हम ये देख लेते हैं कि पहले हमने जब भी हम फर्स्ट हॉलमार्क भी पढ़े थे तो हर प्रोटीन का हम नॉर्मल फंक्शन देखते थे, देन हम देखते थे कि अब म्यूटेशन होगी तो इसमें क्या होगा। अब आरबी जीन का पहले मैं आपको नॉर्मल फंक्शन बताती हूँ, फिर हम देखेंगे कि अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो क्या होगा। अच्छा, अब देखिए ज़रा, आरबी जो प्रोटीन होती है हमारे पास, इसका नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि इसने ना ये जो चेक पॉइंट होता है ना G1 और S का, इस चेक पॉइंट पर ये मौजूद होती है, और इसने यहाँ चेक पॉइंट पर मतलब इसको, अच्छा, इस चेक पॉइंट पर इसने ब्रेक लगानी होती है। अब किस केस में ये ब्रेक लगाएगी, ब्रेक का मतलब समझ रहे हो ना कि सेल प्रोलिफरेशन को, सेल साइकिल को रोक देना है। ये कब रोकेगी, जब ये सेंस करेगी, मतलब सेंस ये खुद नहीं करती क्योंकि ये गार्डियन नहीं है, इसको पीछे से सिग्नल्स आएंगे कि भाई डीएनए में कोई डैमेज हो चुका है, ये सेल ख़राब हो चुका है, अब इसको प्रोलिफरेट नहीं होने देना। सिग्नल्स इसको आएंगे, इन सिग्नल्स की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, सेल प्रोलिफरेशन को रोक देगी। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, जब G1 फेज चल रहा होता है, G1 फेज स्टार्ट होता है या G1 फेज चल रहा होता है, तो आरबी प्रोटीन ना हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होती है, यानी एक्टिव फॉर्म में होती है। इसकी हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो है ना वो एक्टिव फॉर्म है, अच्छा जो भी स्पेल है, ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होती है। अब इस फॉर्म में क्या करती है, E2F को पकड़ के रखती है,
E2F जो है ये उसको पकड़ के रखती है, मतलब ये अगर E2F है तो इसको RB ने पकड़ के रखना है, इसको रिलीज़ नहीं करना। अब E2F क्या है, E2F जो था ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, इसने जाके साइक्लिन E के जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करानी थी, साइक्लिन E डिपेंडेंट काइनेज की और साइक्लिन E की। अब जब ये नहीं रिलीज़ होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, साइक्लिन E नहीं बन रही, और साइक्लिन E जो है वो नेसेसरी होती है सेल डिवीजन के लिए, तो हमारे पास ये इस तरह से एक्टिव होती है। अब जैसे जीवन फेज़ ख़त्म होगा, जीवन फेज़ में ये सब हो रहा है, जैसे जीवन फेज़ ख़त्म होगा एस फेज़ शुरू होना है, अब इसीलिए तो इसे चेक पॉइंट कहते हैं। अब आप देखिए चेक पॉइंट हुआ ना ये कि यहाँ पर चेकिंग हो गई, अगर तो वो सेल नॉर्मल होगा तो आरबी को कर दिया जाएगा इनएक्टिव और E2F रिलीज़ हो जाएगा और डिवीजन हो जाएगी। लेकिन अगर वो सेल हुआ हमारे पास एबनॉर्मल या उसमें कोई म्यूटेशन हुई तो आरबी को इनएक्टिव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई अपनी ये चीज़ मुझे पकड़ा दो, अगर तो तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें ये तुम्हारी चीज़ दे दूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये नहीं देने वाला। तो आरबी ने एक उनका बंदा पकड़ा हुआ है, उन्होंने E2F को पकड़ा हुआ है, उसने कहा कि आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा, इस चेक पॉइंट पर अगर आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल हुए, आप में कोई म्यूटेशन ना हुई, कोई डैमेज ना हुआ, तो आपको E2F रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो आप डिवीन कर लेना, एस फेज में चले जाना। लेकिन अगर आप में कोई म्यूटेशन सेंस हो गई तो तब E2F को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब हम ये केस देखते हैं कि जब म्यूटेशन सेंस नहीं होती, चेक पॉइंट पे उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये सेल नॉर्मल है, DNA नॉर्मल है, इसको डिवाइड किया जाए। तब क्या होता है, तब हमारे पास कुछ सिग्नल्स आते हैं। अब वो सिग्नल्स क्या होते हैं, साइक्लिन D या साइक्लिन D काइनेज का जो कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स, अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, पूरा पीछे हमने देखा है, ग्रोथ फैक्टर आया होगा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रेस्ट प्रोटीन एक्टिवेट हुई, फिर आगे उसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर माइक बनवाया, माइक ने फिर आगे इनको बनवाया। अब जब ये बन जाएंगे तो ये करवाते हैं जी आरबी प्रोटीन को फोस्फोराइलेट। जब आरबी प्रोटीन की फोस्फोराइलेशन हो जाती है तो आरबी प्रोटीन हो जाती है इनएक्टिव और EF जो है E2F वो रिलीज हो जाता है। जब E2F रिलीज हो गया तो साइक्लिन E और साइक्लिन वो बन जाएंगे, जब साइक्लिन E बन जाएगा तो सेल डिवीजन हो जाएगी। तो ये होता है जी आरबी का सारा नॉर्मल फंक्शन। इस तरह से ये चेक पॉइंट पर ब्रेक लगाने का काम करती है। ब्रेक कैसे लगाएगी कि अगर सेल में कोई डैमेज सेल में कोई म्यूटेशन हो गई सेंस, तो इसको सिग्नल्स आएंगे। अब इसको सिग्नल्स आएंगे तो ये क्या करेगी, अच्छा ये तो उस केस में था कि जब चेक पॉइंट पर डिक्लेयर किया गया कि कोई म्यूटेशन नहीं है, अभी आरबी का फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप वो केस देखें कि अगर यहाँ पर चेक हो गया कि भाई म्यूटेशन है, तब आरबी क्या करती है। अगर यहाँ पर चेक हो जाए कि म्यूटेशन है तो कौन चेक करता है, गार्डियन प्रोटीन्स चेक करेंगी। गार्डियन प्रोटीन का मैंने नाम बताया था आपको, क्या नाम था वो था जी P53। अब P53 को पता चल गया कि म्यूटेशन है, इसको पता चलेगा कि म्यूटेशन है तो ये क्या करेगी, ये बनवाएगी जी CDK इनहिबिटर्स, ये CDK इनहिबिटर्स बनवाएगी। अब CDK इनहिबिटर्स ने क्या करना है, ये जो CDK बन रहा था और साइक्लिन D का कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसको इसने कर देना है इनहिबिट। मतलब बाहर ग्रोथ फैक्टर आया हुआ है, ग्रोथ फैक्टर ने तो CDK बनवा दिया, लेकिन अंदर P53 ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि म्यूटेशन हो चुकी है, तो इसने तो ये साइकिल नहीं चलने देना। इसने क्या किया, इसने CDK इनहिबिटर्स बना दिए, CDK इनहिबिटर्स बनवा के इसको इनहिबिट करा दिया। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पर जब यही नहीं आएगा तो P53 कह रही हूँ, RB तो फॉस्फोराइलेट ही नहीं होगी। जब RB फॉस्फोराइलेट नहीं होगी तो इनएक्टिव भी नहीं होगी, यानी वो E2F को पकड़ के रखेगी। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि RB खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि म्यूटेशन है या नहीं है, उसे सिग्नल्स का वेट करना पड़ता है। अगर तो सिग्नल्स आ जाए, सिग्नल्स अब किस तरह से आएंगे, अगर तो CDK आ गया तो मतलब वो इनएक्टिव हो जाएगी, अगर CDK ना आया तो उसे समझ आ जाएगी कि कोई गड़बड़ है, तो वो E2F को रिलीज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया जिसका सारा नॉर्मल फंक्शन। अब आप लोग खुद देखें कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी म्यूटेशन आ जाए, कहाँ पर म्यूटेशन आ सकती है। अब आपने ये सारा रीड कर लेना, ये फिगर देख लेनी, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगी सारी फिगर्स और टेबल्स की, आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर उसने बताया कि हमारे पास म्यूटेशन आ सकती है